अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ फिर क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसलिए मैंने आपको मोमेंटम पहले समझाया। ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वही जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और यही हमारे न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। तो F किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने K लगा दिया यहाँ पे, तो K को हम मान लेते हैं 1। ठीक है ना, यूनिटी मान लेंगे, तो F किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। और इसी से हम एक रिलेशन और हम ड्राइव करते हैं, F इक्वल्स टू ma। ठीक है ना, ये इक्वेशन भी हम इसमें ड्राइव करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन a एंड द फोर्स अप्लाइड F। ठीक है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के बीच में और उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है F, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हम ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ड्राइव करेंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ड्राइव करेंगे, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से हम ड्राइव करेंगे कि F इक्वल्स टू ma कैसे आता है, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और F क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये चीज़ हमें ड्राइव करनी है। ठीक है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम डी पी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो डी यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, आप लोग 11th क्लास में ज़्यादा समझ पाओगे इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है उसको हम डी पी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इतना याद रखो आप लोग। ठीक है ना, डेरिवेटिव फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव हम कब करते हैं, जहाँ पे स्मॉल चेंज होता है वहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, और डेल्टा भी क्या बताता है, स्मॉल चेंज बताता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे डी पी अपॉन डी टी। तो ये एक्सप्रेशन तो कौन देता है हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से ही हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, और इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें ये चीज़ ड्राइव करनी है, मतलब एक रिलेशन ड्राइव करना है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो ये हमें ड्राइव करना है, F इक्वल्स टू ma, ये चीज़ हमें ड्राइव करनी है। किसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से। तो करके देखते हैं कैसे आएगा ये। तो ये हम लिख सकते हैं, मतलब F हमारे पास क्या आया था, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये आया था हमारे पास डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T को हम लिख सकते हैं dP अपॉन dt, और अब P की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो P क्या हो जाएगा, P मोमेंटम किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो mv के बराबर है। ठीक है ना, और मास, हम एक फिक्स ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसका मास भी क्या होगा, फिक्स होगा, तो वो मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल ऐसे याद रख लो, इसकी डिटेल में मत जाओ आप इसको सिंपल ऐसे याद रख लो कि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, और इसको हम लिख देंगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt रख देंगे। ठीक है ना, तो आप इसको रहने दो, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भी रहने दो आप। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m dv अपॉन dt, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और dv अपॉन dt, मैंने कहा था dv ये भी स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, तो देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया ये, dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम ये चीजें मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम पूरे फैक्टर को हम a लिख सकते हैं। तो f जो था ये वाला, ये किसके बराबर हो गया, m, और ये पूरा हो गया a, तो ma के बराबर हो गया।
अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही रहेगा। तो अगर एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी हमारे क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको वेक्टर के लिए हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एरो डाल के, तो ये ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर है, तो आप इसको यहीं तक पढ़िए, ठीक है ना। ये एक दूसरा तरीका है इसको करने का, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए आप, ठीक है ना। आप इन दोनों में से कोई एक तरीका लगा सकते हो। तो यहां पे भी F इक्वल्स टू एम ए निकाला है, यहां पे भी हमने F इक्वल्स टू एम ए रखा है। समझा देता हूं, समझाने के लिए देखिए क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और T2 माइनस T1, तो T2 हमारा होगा 0, तो बच गया T1, तो T1 हमारा T हम लिख देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu। तो m कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो ये v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब लगा दोगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो k आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो f इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, m में। तो एक तरीका ये है इसका, ठीक है। तो इसको रहने देना, आप ये वाला तरीका अप्लाई कर लो। अब देखिए ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो फोर्स की यहां से। एक तो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मास की तो हो गई केजी, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी फोर्स की क्या यूनिट हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर दिया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं, क्लियर है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को इस तरह से भी बता सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन। की फोर्स को हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास ये चीज भी आई है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से ही निकल के आई है, ठीक है। तो फोर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन इट हैज।